स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। जैसा कि हम जानते हैं क्लास 6 की हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं हम आज, और जिसका बिल्कुल अंतिम अध्याय आज पढ़ने वाले हैं 12, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। क्लियर। और कल से हम स्टार्ट करेंगे 7वीं क्लास की हिस्ट्री और ज्योग्राफी, दोनों साथ साथ लेके चलेंगे, जो कि कोशिश करेंगे अक्टूबर के महीने तक दोनों ख़त्म हो जाएं। ठीक है ना, 20 तारीख तक कोशिश करेंगे दोनों ख़त्म होके। ठीक है, और फिर 8th क्लास की स्टार्ट करेंगे। चलो आज का बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। ये जो थीम दी हुई है पढ़ते हैं। ये एक लड़का है, ठीक है, जिसका नाम है मरुतसामी। ये विकलांग है। तो ये आज बहुत खुश था। क्यों खुश था भाई? क्योंकि पहिएदार कुर्सी पर बिठाकर इसका भाई इसको कुतुब मीनार दिखा रहा था। ठीक है, और कुतुब मीनार दिखाते दिखाते इसको लेके जाता है एक लौह स्तंभ के सामने। अब ये लौह स्तंभ क्या है? तो लौह स्तंभ के सामने लेके जाता है, जो कि कुतुब मीनार से लौह स्तंभ तक आने में थोड़ा सा ही वक्त लगता है, लेकिन जो रास्ता है वो धूल भरे पथरीले रास्तों से आना पड़ता है, तो वहाँ पर रैंप से चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वह इस अनुभव को मरुतसामी बहुत भूलना नहीं चाह रहा था। वो ये सोच रहा था मैं शायद ही कभी इस चीज़ को भूल पाऊँगा। तो ये क्या है लौह स्तंभ, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं ये धातु विज्ञान क्या है। धातु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम धातु का अध्ययन करते हैं, धातु विज्ञान होती है। क्लियर। अब देखो, प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु वैज्ञानिक के क्षेत्र में, मतलब जो हमारे भारतीय धातु वैज्ञानिक थे, उन्होंने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। जैसे अगर देखा जाए तो पुरातत्व खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पा वाले जो कुशल शिल्पी थे, हड़प्पावासी जो लोग थे वो बहुत कुशल शिल्पी थे, और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। धातु कर्म का मतलब होता है धातु शोधन। जैसे दो धातुओं को मिला के कोई नई चीज़ बनाना, जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ होती है धातु शोधन। क्लियर। अब उन्होंने जैसे तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था, तो ये धातु शोधन में आ जाती है। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी जो थे वो लौह युग से संबंध थे। भारत जो है अत्यंत विकास किस्म के लोहे का निर्माण करता था। जैसे अगर देखा जाए तो खोटा लोहा हो गया, एक पिटवा लोहा हो गया और एक ढलवा लोहा हो गया। क्लियर। अब बात आती है लौह स्तंभ की। तो देखो, लौह स्तंभ एक मेहरौली यानी कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक बहुत अद्भुत उदाहरण है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 7.2 मीटर। क्लियर। और वज़न अगर देखा जाए तो 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण जो हुआ है वो लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इनके बनने के समय की जो जानकारी है हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश का रहा होगा। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। देखो, क्लियर कहने का तात्पर्य ये जो दिख रहा है आपको लौह स्तंभ, ठीक है, ये जो लौह स्तंभ है मेहरौली नामक जगह है जो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार जो आपने सुना होगा उसी परिसर में है ये। इस चीज़ का पता कैसे लगता है कि ये लौह स्तंभ है, कहाँ पर है, कितने समय पहले का है, कितना वजन है? तो देखो, इसकी जो ऊंचाई है वो तो हम देख ही सकते हैं। वजन, इस पर वजन क्या है इसका, और ये किसने बनवाया है, किसका उल्लेख हो रहा, तो ये एक लौह स्तंभ होने के साथ साथ एक अभिलेख भी है। इस पर दिख नहीं रहा, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इस पर कुछ लेख लिखे हुए हैं। तो उन लेखों पर जो जिक्र हुआ है वो चंद्र नाम के एक शासक का हुआ है, जो संभवतः गुप्त का रहा होगा, यानी कि चंद्रगुप्त का लगभग नाम इसमें दिया गया है। क्लियर हुआ। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो 1500 साल पहले हुआ है। ठीक है, अगर आप देख पाएंगे तो देखो, ये कुतुब मीनार है। क्लियर। अब कुतुब मीनार के जस्ट पास में ही है ये लौह स्तंभ, ये देखो। तो इस लौह स्तंभ पर लिखी हुई हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, तो ये जो लिखी हुई हैं उसी में दर्शाया गया है कि ये किसने बनवाया है, क्या इसका वजन है, कितने साल पहले बना है, सारी चीज़ें उसी में दर्शाई गई हैं उस अभिलेख में। क्लियर हुआ। देखो दोस्तों, इस तरीके से ये जो लिखा दिख रहा है ना, ये पूरे पे ऐसे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे थोड़ी जगह में लिखा है, ऐसे जस्ट थोड़े ऊपर चलेंगे तो वहाँ पर भी ऐसे लिखा है। तो इसमें ये जिक्र है, ठीक है ना, उसमें चंद्रगुप्त का जिक्र किया गया, यानी चंद्र नाम का जिक्र किया गया। तो वो लगभग गुप्त शासक था। ठीक है, तो उसे हम चंद्रगुप्त बोल सकते हैं। वहाँ से हमें संभावित 15 साल पहले का जिक्र मिलता है। क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। और इसकी जो खासियत थी वो सबसे ज़्यादा खासियत यही है कि ये इतने साल पुराना है, लेकिन इसमें आज तक कभी भी जंग नहीं लगी। तो इसका भी एक तोड़ देखने के लिए जो देखा था, तो IIT के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने देखा था। तो इसमें पता पड़ा था कि जो कच्चा लोहा था, ठीक है ना, जो कच्चा लोहा होता है उसमें इन्होंने फास्फोरस जो तत्व था उसे मिलाया था,
शायद इसीलिए इसमें आज तक जंग नहीं लगती है, क्योंकि उसकी वजह से जंग लगने की जो गति होती है वो हज़ारों गुना धीमी हो जाती है। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। देखो ईंटों और पत्थरों की जो इमारतें होती हैं उसके बारे में आप पढ़ते हैं। तो हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं, हम अच्छे जानते हैं। लेकिन जो स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है, देखो इसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। टीला से मतलब, हालांकि स्तूप जो होते हैं विभिन्न आकार के थे, कभी गोल लंबे तो कभी बड़े या फिर छोटे, उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। मैंने आपको बताया था टीला क्यों बोला जाता, तो टीला एक आराम से आप समझ सकते हो। टीला का जो प्रयोग हुआ है, टीला शब्द का 2 जगह हुआ है, एक मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, उसी प्रकार लफ्ज़ मिलता जुलता यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे आप देखो, समझ के चलना, इनमें सिर्फ समानता क्या है, सिर्फ जैसे अगर आकार में देखा रहे तो कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा, कोई गोल, कोई कैसा भी हो सकता है, लेकिन एक समानता रहती है सब स्तूपों में। वो क्या होती है कि सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। इन डिब्बों में बुद्ध या फिर उनके अनुयायी जो होते हैं उनके शरीर के अवशेष, जैसे दांत हुआ, ठीक है, हड्डी हुई या फिर उनकी राख हुई, इनसे अलग भी अगर देखा जाए तो उनके अगर कोई भी उनके द्वारा प्रयोग की गई कोई भी चीज़ या फिर कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं इनमें से, या फिर कोई भी चीज़ें रख दी जाएगी। तो उस डिब्बे को क्या बोला जाता है, तो उस डिब्बे को बोला जाता है धातु मंजूषा। क्लियर हुआ। सिर्फ यही एक सिमिलरिटी होती है सब स्तूपों में कि सब स्तूपों के भीतर एक धातु मंजूषा रखा जाता है। धातु मंजूषा का मतलब एक ऐसा डिब्बा जिसमें या तो बुद्ध या फिर उनके अनुयायियों के अवशेष रखे जाएंगे, या फिर उनके द्वारा कोई भी प्रयोग की गई चीज़ रखी जाएगी, या फिर कोई कीमती पत्थर या फिर सिक्के रखे जाते हैं, और इसी पूरे डिब्बे को बोलते हैं धातु मंजूषा। क्लियर। प्रारंभिक जो स्तूप थे वो धातु मंजूषा को ऊपर रखा या फिर मिट्टी का टीला होता था, मतलब धातु मंजूषा को ऊपर रखा जाता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया। मतलब एक प्रकार से एक टाइप से आप कह सकते हो बिल्डिंग टाइप की बना दी। पहले क्या हुआ, एक धातु मंजूषा होता था, उसके ऊपर एक मिट्टी का टीला बना दिया जाता था, तो फिर स्तूप बन गया। बाद में उसके बाद उस टीले के ऊपर ईंटें भी रख दी, ईंटों से ढक दिया। उसके बाद क्या हुआ, गुंबदनुमा ढांचे का जो पत्थर होता था, तराशा हुआ पत्थर, उसको रख दिया। तो एक प्रकार से इस तरह के जो बन जाते थे। क्लियर। अब देखो, प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना दिया जाता था। एक वृत्ताकार पथ बना दिया जाता था उसी के चारों तरफ, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते थे प्रदक्षिणा पथ। क्लियर। समझ के चलना, ये आ सकता है कि प्रदक्षिणा पथ से आप क्या समझते हैं। तो प्रदक्षिणा पथ वह पथ होता है जो स्तूपों को चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बनाया जाता है। क्लियर। इस रास्ते को जो होता, ये जो रास्ता होता था चारों तरफ, उसको रेलिंग से घेर दिया जाता था और उस रेलिंग को बोला जाता है वेदिका। क्लियर हुआ। समझ के चलना, उस रेलिंग को रेलिंग नहीं बोलेंगे, वेदिका बोलेंगे, और जो रास्ता बना हुआ था उसे रास्ता नहीं बोलेंगे, उसे प्रदक्षिणा पथ बोलेंगे। क्लियर। अब उस वेदिका में अगर देखा जाए तो वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, मतलब ये थोड़े ना कि चारों तरफ पूरा रेलिंग, नहीं, उसमें घुसने की भी जगह होती थी, ठीक है। तो उन जो घुसने की जगह होती थी उन्हें बोलते थे प्रवेश द्वार। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे, ठीक है। अब मानचित्र 7 पृष्ठ 113 में अमरावती ढूंढो, बहुत दिन पहले हम देख चुके हैं ये सारी चीज़ें, अमरावती कहाँ पर थी। तो यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था, मतलब कहाँ पर, अमरावती में बहुत एक भव्य स्तूप होया करता था, जो लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। मतलब उस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो रेलिंग होती थी या फिर तोरण होते थे, तो उन पर मूर्तिकला की सुंदर कलाकृति सजी हुई होती थी। कहने का मतलब, तो पर जो स्तूप था उस पर भी जो शिलाएँ होती थी, शिलाओं पर चित्र उकेरे जाते थे। क्लियर। अब देखो, अब ये जो चित्र दिया हुआ है, चित्र से क्या समझते हैं, तो ऊपर ये दिया गया है सांची का महान स्तूप। तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप। क्लियर हुआ। इस तरह के स्तूपों का जो निर्माण है कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने में किया गया, ठीक है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। मतलब स्तूप तो बनवाए अशोक ने, लेकिन उसने रेलिंग और जो प्रवेश द्वार थे वो चीज़ नहीं थी, वो बाद के जो शासक है उन्होंने करवाए, ठीक है। अगर हम बाएं तरफ देखें तो अमरावती की एक शिल्पकृति है, इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। अब देखो, ये चित्र है, ये शिल्प है, जो मैंने अभी आपको बताया, शिल्पकार जो शिल्पों पर चित्र उकेरते थे वो चीज़ है ये। अब इस पर अगर आप देखेंगे तो देखो क्या क्या दिख रहा है, हाथी दिख रहे हैं, ठीक है, और हाथी भी किसी को पकड़ा हुआ है सूंड से, और ये देखो लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग पूजा करते हुए दिख रहे हैं, कुछ खिड़की से नीचे देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, लड़ाइयाँ भी होती थी, बहुत सारे लोग प्यार से भी रहते थे, ठीक है।
हाथी भी थे, उनका भी यूज होता था, सारी चीज़ काफ़ी वर्णन कर सकते हैं आप। ये है सांची का स्तूप, गौर से देख लीजिए, अगर इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो अब आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये है सांची का स्तूप, इसमें आप सही तरह से देख पा रहे होंगे। तो देखो ये जो दिख रहा है आपको चारों तरफ, ये है रेलिंग। क्लियर। अब आप अगर गौर करेंगे तो ये है प्रवेश द्वार, एक ये है प्रवेश द्वार, एक ये है प्रवेश द्वार, ऐसे जस्ट इसके पीछे भी होगा एक प्रवेश द्वार। क्लियर। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे पहले ये जो टीला सा दिखाई दे रहा है आपको, इसके नीचे रखा गया होगा धातु का बॉक्स, जिसे क्या बोलते हैं, धातु मंजूसा। क्लियर। उसके बाद इस पर ईंटें लगाएंगे, जैसे देखो आप इसमें देख पाएंगे अब अच्छे से ईंटें अगर देखना चाहें तो। ईंटें देखो आप इसमें ईंटें देख पा रहे होंगे, जैसे ईंटें दिख रही हैं ये, फिर ईंटों का ईंटें ढक दी गई। फिर उसके बाद एक ये पत्थर काट के रखा गया जो गुंबद टाइप का है। ठीक है। तो इस तरह से ये स्तूप बन गया। फिर रेलिंग लगवा दी गई। अब रेलिंग के बाद ये जो प्रवेश द्वार दिख रहे हैं, इस पर देखो ये शिल्पकारी हुई है, एक मूर्तिकला टाइप की हुई है। तो कुल मिला के ये सारा विकास होता चला गया। ठीक है। इस तरह का दिखता है ये सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई गई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं में मूर्तियां तथा चित्रों को सजाया जाता था। क्लियर। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू थे, वो मंदिरों का भी निर्माण किया करते थे। और मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जो हिंदू लोग थे तो उनका मंदिर होता था। तो इसी समय कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों से सजाया गया। लेकिन इसी काल में कुछ हिंदू जो मंदिर थे, मतलब मंदिर भी कई प्रकार के होते थे उस वक्त, जो बौद्ध विहार होते हैं उन्हें भी बुद्ध मंदिर टाइप जो बोला जाता था। तो कहना मतलब ये जो हिंदू मंदिर होते थे उनका भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव या फिर दुर्गा जैसे कई देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो गर्भगृह होता है। कौन सा, मतलब जो महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो होता है गर्भगृह, जहाँ मुख्य देवी होती है या फिर देवता होता है उसकी मूर्ति को रखा जाता है। इसी स्थान पर पुरोहित जो होते हैं धार्मिक अनुष्ठान करते थे और जो भक्त होते हैं वो पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए लोग क्या करते थे, भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। मतलब जैसे एक प्रकार से आप ये समझ के चलो, जैसे ये देखो उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है, ये है आरंभिक मंदिर। अब आप गौर करेंगे तो देखो ये छोटी सी जा रही है ऊपर, इसका मतलब ये है इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर, मतलब यहाँ पे इसी के अंदर जस्ट नीचे एक मूर्ति रखी होगी, और जिस जगह मूर्ति रखी होगी उसी को बोलते हैं गर्भगृह। ठीक है। तो यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। और अगर दाईं ओर देखा दाईं ओर है एक महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराशकर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे, क्योंकि ईंटों से बनी इमारतों में नीचे ईंटों की एक एक तय जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान जो होता था वो तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। मतलब टोटल अपोजिट था कहने का मतलब। और फिर इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, ये आप सोच कर देखो। और जो दाएं अगर देखा जाए तो ऐहोल का दुर्गा मंदिर है, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। अब देखो पूरी चीज़ पढ़ के चलते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे ये है एक ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। ये वाला जो मंदिर है ये ईंट और पत्थरों से बनाया गया। तो ईंटों का आप जानते हो, घर मान लो, घर जब बनते तो कैसे बनते हैं, पहले नींव भरी जाती है, उसके बाद दीवारें बनती है, उसके बाद ऊपर टाप चलते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये शायद पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। ठीक है। तो ये दुर्गा मंदिर है, इसमें क्या है, ये पहाड़ ऊपर से काटते हुए नीचे की साइड आते हैं, इस तरीके के होते हैं। जैसे ये है, देखो ये बनाया गया है पहाड़ों को काट कर। उड़ीसा का जैन मठ, एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, ये देख रहे हैं, देखो इन्हें ध्यान से देखना, फिर ध्यान से देखो कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो। इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है जो हमने पहले देखी थी उनमें अंतर ये है, वो पहाड़ मतलब ईंटों से बनाई गई थी और ये पहाड़ों को काट कर बनाई गई है। सिंपल सा अंतर एक यही है। और अगर नीचे देखा जाए तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र मिला हुआ है, ये वाला। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी? इसी तरह से की गई होगी, जैसे देखो ये दिख रहे हैं। खुदाई क्या यार, आपको पता है, जो खोदने वाले होते हैं पुरातत्वविद होते हैं वही खुदवाते हैं। ठीक है ना। तो बहुत विशेषज्ञ होते हैं इन कामों के भी। अब देखो ये है, इसमें अभी ये पत्थर
और ईंटों का सहयोग हुआ है तब ये बनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। भितर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था और उसी को बोलते थे, जो ऊपर पहुंच जाता था उसे बोलते थे शिखर। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे। क्लियर। मानचित्र का साथ में देखा जाए पृष्ठ 113 पर, तो महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं और उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये सब पत्थरों से बने हुए हैं। ठीक है। अब बात आती है स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। तो स्तूप तो वैसे आपने अभी समझ लिया स्तूप है क्या, उसके नीचे क्या होता था, क्यों स्तूप होते थे। ठीक है। अब मंदिर और मंदिरों को भी जान लिया, लेकिन ये दोनों बनते कैसे थे। तो स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या फिर रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। मतलब आम जनता कभी बनवा नहीं पाती थी, क्योंकि इनमें काफ़ी सारा धन होता था खर्च, इसलिए या तो राजा बनवाता या रानी बनवाती थी। क्लियर। पहला काम जो होता था वो अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। सबसे पहला काम, मतलब सबसे पहले अच्छे पत्थर ढूंढो, शिलाखंडों को खोदो और निकालो। फिर मंदिर या फिर स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। मतलब वो सामान देख लिया, फिर सामान को उस स्थान पर पहुँचाओ जहाँ पर वह बनवाना है। मंदिर या फिर स्तूप, वहाँ पर पहुँचाओ सामान को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पत्थरों को काट कर या फिर छाँट कर तराशने के बाद खम्भों, दीवारों की चौखटों या फिर फर्शों या फिर छतों का आकार दिया जाता था। किसको? जो हम खोद कर लाते थे उसको। इन सब के तैयार हो जाने पर ही सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। मतलब इतना काम हो गया, इन सब के बाद भी उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। जैसे ये देखो, ये जो आकार दे दिया है इसे, अब इतना बड़ा पत्थर ये कैसे रखा गया होगा, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं अपने अपने, है ना। तो इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा या फिर रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या फिर मंदिरों में आने वाले भक्त थे, वो उपहार अपने साथ लाते थे। उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी का दांत हुआ, तो हाथी का दांत काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया। आपको मैंने भी बताया था तोरण और स्तूप। तो तोरण पता है कैसे बोलते हैं? तोरण बोलते हैं जो श्रमिकों, मतलब सांची के जो एक अलंकृत प्रवेश द्वार होता है, समझ के चलना। जो भी स्तूप होगा उसका जो एक प्रवेश द्वार होता है तो एक अलंकृत होता है, मतलब डिज़ाइनिंग होती है उस पर, तो उसी को बोलते हैं, उस प्रवेश द्वार को तोरण। उसको बनाने का खर्चा दिया था। क्लियर हुआ। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले या फिर लोहार, सुनार, ठीक है, यहाँ तक के ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। ठीक है ना। मतलब जो भी कुछ भी देता था उसका नाम खुद जाता था कि भाई हाँ इन्होंने ये चीज़ दी है। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनवाने और सजवाने के लिए अपना योगदान दिया था। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप देख लेना। अब जैसे यहाँ तक कुछ बच तो नहीं रहा है, सब हो रहा है ना। क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो ये जो चित्र है ये अजंता की गुफाओं के चित्र हैं। तो मैं इनमें से प्रत्येक चित्र को जो देखता है उसका वर्णन करो। अब देखो चित्रकला की बात आती है। अगर चित्रकला देखी जाए तो कितनी फेमस रही है हमारे भारत में। तो देखो मानचित्र 7 में अगर देखा जाए तो अजंता को ढूंढो। अजंता की गुफाएं मैंने आपको दिखाई थी। तो यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएँ खोदी गईं। मतलब ये वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में ना सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर जो गुफाएं थी वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। ठीक है। और विहार थे, मतलब ज़्यादातर जो निकली सर्च मारी तो भाई देखा गया तो सबसे ज़्यादा गुफाएं खोदने के बाद पता पड़ा कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो विहार बनवाए गए थे। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो यात्रा करते थे बौद्ध भिक्षु, लेकिन मानसून के समय पर वर्षा आती थी तो वो रुक जाया करते थे और विहारों में ही रुक कर वहाँ पर ध्यान लगाते थे। तो वही चीज़ बताया जा रही है कि वो ज़्यादातर मिले हैं। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के जो रंग हैं लगभग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, मतलब आज तक उनका कोई पता नहीं है कि किसने बनाए थे, लेकिन चित्र हैं। जैसे ये देखो क्या बेहतरीन चित्र लग रहा है ना।
ठीक है ना। लेकिन ये सारे गुफाओं के अंदर हैं, मसालों के लाइट में बनाए गए हैं। ये सब अजंता की गुफाओं के चित्र हैं। क्लियर हुआ। और इनके जो कलर हैं इसलिए चमकदार हैं क्योंकि वो आज तक किसी भी ऐसा नहीं ये नॉर्मल कलर होते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं थे, वो खनिजों के द्वारा बनाए गए थे। अब बात आती है पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएँ तथा देवताओं से जुड़ी कथाएँ हैं। करीब 1800 साल पहले अगर देखा जाए तो एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम, अजीब नाम है थोड़ा, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है जिसका नाम है, जो बहुत बड़ा महाकाव्य है, तमिल का है मगर, ठीक है, उसका नाम है शिलप्पदिकारम की रचना की गई। लेकिन किसने करी गई, किसने की, तो ये करी गई इलांगो नामक कवि के द्वारा। क्लियर। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। मतलब ये जो महाकाव्य है जो कि किसने लिखा है, इलांगो ने, जिसका नाम है शिलप्पदिकारम। इसमें क्या है, एक व्यक्ति होता है कोवलन नाम का जो व्यापारी है, ठीक है, वह पुहार में रहता है। अपनी पत्नी में होती है उसकी एक कन्नगी, उसकी जो उपेक्षा करके, उसकी निंदा करके एक नर्तकी होती है, ठीक है ना, जो डांस करती है, उसका नाम होता है माधवी, उससे प्रेम करने लग जाता है। बाद में वह कन्नगी जो होती है वो पहाड़ छोड़कर मदुरै चले गए। मतलब वह और कन्नगी, मतलब जो व्यापारी था और कन्नगी थी, वो दोनों पुहार को छोड़कर, मतलब वह स्थान छोड़कर कहाँ चले गए, मदुरै। समझ के चलना। वहाँ पांड्य राजा थे, उनके दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कहने का मतलब ये है, वहाँ से वो लोग चले आए कि भाई उनकी पत्नी ने कुछ कहा होगा कि यहाँ से चलो, आप हमसे नहीं उनसे प्रेम करते हो तो इस जगह से ही चलो, इस जगह ही छोड़ दे रहे हैं। तो उस जगह छोड़कर वो पहुँचे मदुरै। मदुरै में एक राजा थे पांड्य, ठीक है, तो उनके दरबारी थे जौहरी। उन्होंने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। तो फिर राजा ने कहा भाई इन्होंने चोरी करी है तो इन्हें प्राणदंड दे दो, इनकी जान ले लो। तो फिर कन्नगी ने, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, मतलब वो व्यक्ति नहीं करता था, वो आदमी नहीं करता था अपनी पत्नी से, लेकिन उसकी पत्नी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। मतलब वह इतनी शक्तिशाली बन गई, उसने कहा देखो अब मैं क्या करती हूँ। तो मतलब उसने पूरे मदुरै शहर का विनाश कर डाला था, ठीक है। तो शिलप्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो देखो यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बना बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में कोई ईश्वर नहीं है? पर क्या इस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा तलवार निर्दोष नावंतक के प्राण लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। इस तरीके से मतलब बहुत अपना दुख और रोष कर रही है पत्नी, ठीक है। एक और तमिल महाकाव्य है जिसका नाम है मणिमेखलई। समझ के चलना, दो हुए, एक ऊपर वाला एक ये वाला, जिसका नाम है मणिमेखलई, को करीब 1400 साल पहले सत्यनारायण द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। वहाँ पर कोवलन और माधवी, मतलब जो माधवी थी वो जो नृत्यका थी, ठीक है ना, उसकी और कोवलन की बेटी की कहानी है ये। यहाँ पर जो उसकी पत्नी उसकी नहीं है। यहाँ ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। समझ के चलना। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हमने 11 में पढ़ा था, संस्कृत में लिखते थे, ठीक है ना। तो ये है देखो मेघदूत का एक श्लोक। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक व्रही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो कैसे, देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है कि तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? इस कविता को देखते हुए तो लगता है थोड़ा थोड़ा। अब देखो पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, ठीक है ना। पुरानी कहानियाँ थीं, उनका जो संकलन कैसे हुआ और फिर उनका संरक्षण कैसे हुआ। तो देखो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इसी काल में लिखी गई थीं।
और इनमें पुराण भी शामिल हैं। समझ के चलना, पुराण। अब पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्राचीन, प्राचीन या फिर पुराण। पुराणों में विश्व के जितने भी मतलब ज़्यादातर विश्व के अपने देश में देवी देवताओं का ये एक प्रकार से युग हुआ था, तो विष्णु, शिव, दुर्गा या फिर पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ होती हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण जो हैं वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे अब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियाँ तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं और रहे भी थे। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे, जैसे महाभारत, रामायण वगैरह बहुत से बच्चों को पसंद होती हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। तो आप लोग भी इन कहानियों से परिचित रहे होंगे। महाभारत जो है वो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की एक कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। एक बात समझ के चलना, ये जितनी भी चीज़ें ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है, कोई भी रियलिटी नहीं है। देखो इसमें भी दिया गया है, ठीक है। ये मात्र एक कहानी है, जो कि इस युद्ध का उद्देश्य जो है वो पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा था, बताया था मैंने आपको भगवत गीता के बारे में, जो कि वो भी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ है, ठीक है। अब देखो रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। आप समझ के चलना, जो रामायण है, महाभारत तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, वो युद्ध के बारे में किन किन के बीच है ये भी बता दिया। अब जो रामायण है वो क्या, तो रामायण की कथा जो है वो कौशल के राजकुमार के, जिनका नाम था राम, उनके बारे में है। उनके पिता थे, उन्होंने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा जो थे रावण, लंकेश रावण, उन्होंने उनको किडनैप कर लिया था, मतलब अपहरण कर लिया था। तो सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे थे, ठीक है। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दे दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं, कन्फर्म नहीं है लेकिन माने जाते हैं, ठीक है। मतलब रामायण हुई, महाभारत हुई या भगवत गीता हुई, ये मात्र एक कहानी है, ठीक है। समझ के चलना आप, जो कि इस बुक में दिया गया है, इस बुक के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर हुआ। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत, नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन कौन से रूपांतर प्रचलित हैं। बहुत सारे हैं। जैसे आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, अब मतलब ये तो आ गई जो लिखित थी पुस्तकों में, ठीक है, वो अब आ गई आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। देखो जैसे आज भी लोग, बहुत सारे लोग शायरी करते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने गाने बना देते हैं, ठीक है ना। ऐसे जैसे पहले था, पहले लोग कहानियाँ लिखते थे, गाने गाते थे, ऐसे आज भी हैं, ठीक है, सेम। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। जैसे एक कहानी है बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। समझ के चलना, एक समय बंदरों का एक बहुत महान राजा हुआ। वह हिमालय पर रहता था, गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ। क्लियर। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे, इतने स्वादिष्ट के आम धरातल पर नहीं उगते थे। समझ में आया। अब देखो, एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या फिर नहीं ढूंढ सकते हैं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर लेके गए भाई। उन्होंने कहा चलो हम आपको खिला के लेकर आएंगे। तो हिमालय की पहाड़ी पर लेके गए। वहाँ पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मज़ा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार ना कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन्न होकर गिर पड़ा।
मरणासन्न का मतलब बिल्कुल मरने की स्थिति में हो गया और फिर गिर गया। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। ठीक है, मतलब ये जो कहानी है देखो इस प्रकार आप देख सकते हैं। देखो इस तरीके की एक सिर्फ सिक्के पर कहानी दर्शाई गई है, इससे पूरी ये कहानी बना ली गई है। क्लियर हुआ? तो बहुत बढ़िया कहानी थी। अब आगे चलते हैं। विज्ञान की पुस्तकें। अब बात आती है विज्ञान की पुस्तकें, मतलब क्या पहले भी विज्ञान थी? तो बिल्कुल थी। तो विज्ञान कैसे थी? इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। क्लियर हुआ? मैं आपको बता दूं आर्यभट्ट एक ज्योतिषी भी थे, गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ये हमारे इतिहास में। तो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी इन्होंने संस्कृत में। ठीक है, इन्होंने इसमें लिखा कि दिन और रात जो होते हैं वो पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। जो चीज़ हम आज पढ़ते हैं तो इन्होंने पहले भी बोला था कि जो दिन रात होते हैं वो पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, इस वजह से होते हैं। जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही जितनी के आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। बारहमेहर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ये कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की इनके बारे में और पता लगाएं। आप इस चीज़ों को सर्च करना। ठीक है, अब बात आती है शून्य। तो देखो अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। तो गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में फैली गई। आज भी तब तो यूरोप में फैल गई, लेकिन आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी जो थे शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। समझ के चलना। अगर कोई ये पूछे कि अपने इतिहास में ऐसा कौन सा जो देश रहा है जो कि बिना शून्य के गिनती पढ़ते थे, तो वो रोम रहा है। ठीक है, रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो, ये आप करना। ठीक है, अब बात आती है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जिनमें से एक थे चरक, जिन्हें मैंने आपको बताया उन्होंने चरक संहिता लिखी थी। ये प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी, और सुश्रुत एक थे सुश्रुत जो चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता और औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। समझ के चलना। चरक ने क्या लिखा? चरक संहिता, उसमें चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। ठीक है, और जो सुश्रुत थे उन्होंने लिखी सुश्रुत संहिता, मतलब अपने नाम के पीछे संहिता लगा दी, यही पुस्तकों का नाम है। क्लियर? अब ये एक्स्ट्रा नॉलेज दी है। अन्यत्र कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। क्लियर हुआ? जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काली लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। उन्होंने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट कर जो लुगदी बन जाती है उसे बनाया और उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, फिर उसे सुखा दिया, और जब सुखाने के बाद देखा तो उसे कागज़ बन चुका था। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। समझ में आया? तो देखो इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई है। समझ में आ गया? अब देखो प्राचीन भारत की जो पांडुलिपियाँ थी वो किस चीज़ पर तैयार की जाती थी? संकेत अध्याय फर्स्ट, जो मैंने आपको सबसे पहले भाग में बताया था, अध्याय पहले में बताया था। भुर्ज नाम के जो पेड़ होता था, छाल, ठीक है ना, उसी पर बनाया जाता था। ठीक है, अब बात आती है उपयोगी शब्द। तो देखो इसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया। अगर आपको एक भी वर्ड ऐसा हो जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप में। ठीक है, तो देखो उपयोगी शब्द स्तूप सब बताया था, मंदिर क्या होते हैं, चित्रकला क्या होती है, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान, सारी चीज़ बताई। अब देखो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लो जो दोबारा बता रहा हूँ आपको कि स्तूप निर्माण की जो शुरुआत हुई थी वो लगभग 2300 साल पहले हुई थी। अमरावती जो कि एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर भी स्तूप थे, तो वो लगभग 2000 साल पहले की बात है। कालिदास 1600 साल पहले के लेखक थे। और लौह स्तंभ, भितर गाँव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी,
आर्यभट्ट, ये सब 1500 साल पहले की बातें हैं। और दुर्गा मंदिर अगर देखा जाए तो 1400 साल पहले की बात थी। ठीक है, अब देखो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह क्वेश्चन हैं, ये आपको हल करने हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।